विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चौथा पाठ और चौथे पाठ के अंदर हम आज पढ़ेंगे प्रतिजन व प्रतिरक्षी कि प्रतिजन व प्रतिरक्षी क्या होते हैं, ये किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं। सबसे पहले हम विद्यार्थियों समझते हैं प्रतिजन को कि प्रतिजन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रतिजन की। तो प्रतिजन बाह्य रोगाणु होता है। प्रतिजन जो है विद्यार्थियों वह बाह्य रोगाणु होता है। रोगाणु का मतलब ये हुआ कि ये हमारे शरीर के अंदर आक्रमण करेगा तो एक रोग हो जाएगा, इसलिए इसको क्या श्रेणी दी? रोगाणु की श्रेणी दी। तो प्रतिजन को हम क्या कहते हैं? प्रतिजन को हम कहते हैं बाह्य रोगाणु। 2 नंबर पे बात करते हैं प्रतिजन का जो भार होता है, आणविक भार। प्रतिजन का आणविक भार होता है लगभग 6000 डाल्टन। प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है? लगभग 6000 डाल्टन होता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम बात करेंगे प्रतिजन के रासायनिक संगठन की। विद्यार्थियों ध्यान दें, प्रतिजन के रासायनिक संगठन की बात कर रहे हैं। तो प्रतिजन का जो रासायनिक संगठन होता है वो प्रोटीन हो सकता है, यानी कि प्रतिजन प्रोटीन हो सकते हैं, प्रतिजन पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं, प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, प्रतिजन ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। तो इस प्रकार के आपको विद्यार्थियों कुछ नाम याद रख लेने हैं: प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि जब प्रतिजन हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, इधर से देखें, ये हमारी बॉडी है, ये हमारा शरीर है, यानी कि ये मनुष्य है। और मनुष्य पर जब कोई प्रतिजन बाह्य प्रतिजन आक्रमण करता है तो हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा सक्रिय हो जाती है, विशिष्ट प्रतिरक्षा। यानी कि जब प्रतिजन हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो वह यानी प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को सक्रिय कर देता है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों कि विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है। तो प्रतिजन जब आक्रमण करेगा तो हमारे शरीर के अंदर कौन सी प्रतिरक्षा विधि सक्रिय हो जाएगी? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि सक्रिय हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसके अंदर आगे बात करते हैं कि जब प्रतिजन इस विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि से क्रिया करेगा, इस विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि से क्रिया करेगा, प्रतिरक्षा विधि से क्रिया करेगा तो विद्यार्थियों परिणाम स्वरूप इस प्रतिजन का विनाश हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा। यानी कि प्रतिजन ने किसको सक्रिय किया? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को सक्रिय किया, और जब ये इसके साथ में क्रिया करती है तो प्रतिजन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, यानी कि प्रतिजन का विनाश हो जाता है। तो ये तो विद्यार्थियों रहेगा प्रतिजन के अंदर। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी। जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। प्रतिजन को हम क्या कहते हैं? प्रतिजन को हम कहते हैं एंटीजन। विद्यार्थियों हम बात करते हैं प्रतिरक्षी की, तो संक्षिप्त में इसको हम कहते हैं आईजी, और हम इसको कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन। इस आईजी का जो पूरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। जो विद्यार्थियों प्रतिरक्षी होते हैं वो प्रतिरक्षी एक प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं? तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं।
विद्यार्थियों हम प्रतिरक्षी की बात करते हैं तो प्रतिजन जब हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है जो किस प्रतिरक्षा विधि के अंतर्गत आती हैं? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के अंतर्गत आती हैं और ये प्रतिरक्षी इस प्रतिजन का क्या कर देती है? विनाश कर देती है। नॉर्मली विद्यार्थियों अगर हम प्रतिरक्षी की संरचना की बात करें, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिरक्षी की संरचना। अगर हम प्रतिरक्षी की संरचना की बात करें तो वो किस प्रकार की होती है उसको विद्यार्थियों आप एक बार देख लें। तो जो प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है विद्यार्थियों, वो वाई अक्षर की होती है। अंग्रेजी में जो वाई अक्षर होता है उस वाई अक्षर के समान इसकी संरचना होती है। इस टाइप की वाई अक्षर के समान संरचना होती है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। नॉर्मली यहाँ पे मैंने एक वाई अक्षर जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी है। यहाँ पे आप विद्यार्थियों 4 श्रृंखलाएं देख रहे होंगे, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यानी कि अगर हम एक प्रतिरक्षी की बात करते हैं तो एक प्रतिरक्षी के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 1, 2, 3 और 4। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, इन चारों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, भारी और हल्की। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। 2 विद्यार्थियों भारी होती है, 1 और ये 2। 2 विद्यार्थियों हल्की होती हैं, 1 और 2। यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भारी होती हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं विद्यार्थियों हल्की होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर एक भारी व एक हल्की, एक भारी व एक हल्की श्रृंखला आपस में संयोजित होकर या जुड़कर द्विलक बनाती है। द्विलक बनाती है। कैसा द्विलक? HL द्विलक। HL द्विलक या जिसे हम कहते हैं HL डाइमर। HL द्विलक या HL डाइमर कैसे बनेगा विद्यार्थियों? ध्यान देना, ये एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, दूसरी ये भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। ये आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये 2 जुड़ेगी, एक HL डाइमर बनेगा, ये दोनों जुड़ेगी तो एक और HL डाइमर बनेगा। यानी कि जब एक हल्की व एक भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में जुड़ती हैं तो HL द्विलक का निर्माण करते हैं। जब 2 HL डाइमर, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जब 2 HL डाइमर जुड़ते हैं और ये किसके द्वारा जुड़ेंगे विद्यार्थियों? ये भी 2 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ेंगे। जब ये 2 HL डाइमर जुड़ जाते हैं तो प्रतिरक्षी की संरचना का निर्माण होता है। प्रतिरक्षी की संरचना का निर्माण होता है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं इस प्रतिरक्षी की संरचना के अंदर कौन कौन से पार्ट या भाग होते हैं। तो प्रतिरक्षी की संरचना के अंदर अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षी की संरचना के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है स्थिर सिरा। स्थिर सिरे को विद्यार्थियों हम कहते हैं कांस्टेंट पोर्शन। कांस्टेंट पोर्शन C, कांस्टेंट पोर्शन। और दूसरा प्रतिरक्षी का जो सिरा होता है उसे हम कहते हैं अस्थिर सिरा। इस अस्थिर सिरे को हम वेरिएबल पोर्शन भी विद्यार्थियों कहते हैं, वेरिएबल पोर्शन भी कहते हैं।
अब यहां पे स्थिर सिरा कौन सा होगा और अस्थिर सिरा कौन सा होगा, इसको देख लें। ये वाला जो भाग है विद्यार्थियों, इस वाले सिरे पर होगा COOH, इस वाले भाग पर होगा COOH, नीचे वाले सभी भागों पर विद्यार्थी क्या होते हैं, COH, और ऊपर वाले सभी भागों पर क्या होते हैं, NH2 होते हैं। ऊपर वाले भाग में NH2, नीचे वाले भाग में COOH। तो विद्यार्थियों मैं यहां पे थोड़ा सा विभाजित कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन यहां से जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन के ऊपर वाला विद्यार्थियों ये वाला पोर्शन, ये होता है अस्थिर सिरा, प्रतिरक्षी का अस्थिर सिरा, या जिसे हम कहते हैं वेरिएबल पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो ऊपर वाला ये पोर्शन कैसा हो गया, अस्थिर हो गया, नीचे वाला पोर्शन कैसा हो गया, स्थिर हो गया। अब देखें, जो स्थिर सिरा हैं, स्थिर सिरा किस ओर है, COOH की ओर है, COOH की तरफ है, और अस्थिर सिरा किस ओर है, NH2 सिरे की ओर है, NH2 सिरे की ओर है अस्थिर सिरा, और COOH सिरे की ओर कौन सा सिरा है, स्थिर सिरा है, कांस्टेंट पोर्शन है। अब हम विद्यार्थियों आगे बात करेंगे कि जब कोई प्रतिजन हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, तो प्रतिरक्षी किस तरीके से कार्य करता है। तो ध्यान देना, यहां पर ये इस प्रकार का कोई प्रतिजन आ गया है, इस प्रतिजन की संरचना वाला ये आगे वाला भाग विद्यार्थियों, इस वाले भाग को कहते हैं एंटीजनी निर्धारक, या इसको हम कहते हैं पैराटॉप या एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। और ये पैराटॉप ही, ये क्या हो गया विद्यार्थियों, ये प्रतिजन हो गया। प्रतिजन का केवल पैराटॉप वाला भाग ही किससे क्रिया करता है, केवल पैराटॉप वाला भाग ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। और प्रतिरक्षी का भी केवल एक विशेष सिरा, जिसे हम कहते हैं विद्यार्थियों एपिटॉप, तो प्रतिरक्षी का भी एक विशेष सिरा एपिटॉप ही किससे क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। तो पैराटॉप और एपिटॉप आपस में क्रिया करते हैं और प्रतिजन नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम इसकी आगे की संरचना को पढ़ते हैं। आगे की संरचना प्रतिरक्षी में होती है हिंज या कब्जे, जो कि ये वाला पोर्शन रहता है विद्यार्थियों, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं हिंज या कब्जे। ये हिंज या कब्जे विद्यार्थियों काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, काफी लचीले होते हैं। लचीले इसलिए होते हैं क्योंकि जब कभी भी प्रतिजन अलग अलग आकार के आते हैं, तो अलग अलग आकार के आने के बाद भी ये इस प्रकार से उसमें समाहित कर सकता है। जैसे कि यहां पर छोटा प्रतिजन आ गया तो आसानी से इसमें समाहित हो जाएगा, लेकिन जब कोई बड़ा प्रतिजन आ जाता है इस टाइप से, जब ये बड़ा प्रतिजन हमारे शरीर पर आक्रमण करता है और प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, तो हिंज या कब्जे लचीले होते हैं, जिसके कारण ये आकार में फैल जाते हैं और इस प्रतिजन को अपने में समाहित कर देते हैं, यानी कि प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग से क्रिया करते हैं और प्रतिजन का खात्मा हो जाता है, प्रतिजन नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रतिरक्षी की संरचना रहती है नॉर्मली, और इस प्रकार से प्रतिजन का विनाश हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं प्रतिजन व प्रतिरक्षी। अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यार्थियों, हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।